हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 2 जून 2020 है, दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्माइलिंग कोट के साथ। वेयर ए स्माइल एंड हैव फ्रेंड्स, वेयर ए स्काउल एंड हैव व्रिंकल्स। अगर आप हंसते रहते हैं, अगर आपके एक मुख के ऊपर आपके स्माइल है, फेस के ऊपर स्माइल कैरी करते हैं, तो आपके दोस्त बनेंगे, लोग भी आपसे खुश रहेंगे, आप भी लोगों से खुश रहेंगे। आपका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा हैप्पी रहेगा। और इसकी जगह अगर आप एक स्काउल यानी कि मुंह चढ़ाकर घूमते हैं तो फिर आपका ही जो फेस है उसके ऊपर आपको झुर्रियाँ नज़र आएगी। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कोट बाय जॉर्ज इलियट। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर, भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। 12-15 तक यानी कि 12-15 तक आपको ये पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं डियर फ्रेंड्स जिनको इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है, तो उनको पता तभी चलेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस वीडियो लेक्चर को, इस सीरीज़ के वीडियोस को अगर शेयर करते हैं। तो इफ़ यू जेन्यूनली बिलीव कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अगर आपकी मदद हो रही है, तो इसी प्रकार से दूसरे स्टूडेंट्स की भी इस सीरीज़ को देखते हुए या फिर फॉलो करते हुए मदद हो सकती है। देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आज का वीडियो अगर पसंद आता है, टू सपोर्ट टुडेज वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड टू सपोर्ट आवर एफर्ट्स हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी हमारी चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल हैं 5 आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटोरियल है, द लोकस्ट अटैक इज़ अ वेकअप कॉल। कुछ एड ऑन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने लोकस्ट के बारे में डिस्कशन की थी। आज मुझे कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं तो वो डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर, आई बिलीव हमें इसके ऊपर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन में हो, राइट, या फिर इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपको प्री एग्जामिनेशन में भी लोकस्ट के अटैक के पीछे कुछ मेन जो रीजंस हैं वो पूछे जाएं। तो ये आर्टिकल मुझे इम्पोर्टेंट लगा। उसके बाद वर्क फोर्स हैबिट्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर हैं। इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर के ऊपर, जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस का एक सब्जेक्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इसमें ये अर्थक्वेक को लेकर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी आप देखा कि कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे, और फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अब हमें साइमल्टेनियस एक से ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर को टैकल करने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसमें अर्थक्वेक जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। तो सबसे पहले बात करेंगे द लोकस्ट अटैक इज़ अ वेकअप कॉल। ये हमारे लिए वेकअप कॉल क्यों है? सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स को देख लीजिए। डेजर्ट लोकस्ट जो हैं उनके बेसिक फैक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए आज का ये जो डिस्कशन, आज का ये जो लेक्चर है वो पहला दिन हो सकता है। तो लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, राइट? जो टिड्डी है, ग्रास होपर जिसको हम कहते हैं। तो टिड्डी जो हैं, इन्होंने जो अटैक किया है अलग अलग जगहों के ऊपर, एज यू कैन सी हियर, पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट वीक की बात है। स्वॉर्म्स यानी कि एक इनका बहुत बड़ा झुंड जो है, ये बहुत बड़ा झुंड हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ से, पाकिस्तान से ये एंटर हुआ और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत सारी फसलों को, बहुत सारे खेतों को, उसमें खेतों में जो फसलें थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया इन टिड्डियों के झुंड ने। जनरली अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था और याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम बचपन में टिड्डियों को देखते थे, आज भी देखते हैं, लेकिन जब इनके साथ खेलते थे तो सिंगल होते थे, इज़न्ट इट? ये एक सॉलिटरी जीवन जीते हैं, जनरली स्पीकिंग अकेले ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो जाते हैं तो फिर हमें ये एक क्राउड में भी नज़र आते हैं, और ये ऐसे ही कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से टिड्डियों का इतना बड़ा झुंड जो है वो बनता जा रहा है।
When they get crowded together, they become gregarious mini beasts. ये जब एक साथ मिल जाते हैं तब ये एक बहुत बड़ा आतंक का रूप जो है वो धारण कर लेते हैं. स्वॉर्म जो है यानी कि इनका जो झुंड है एक प्रकार का, इसकी साइज आप देखिए. पेरिस, न्यूयॉर्क, ये कितने बड़े सिटीज़ हैं. दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक जो पेरिस है, न्यूयॉर्क है. तो इतना बड़ा इनका झुंड जो है वो हो सकता है. 40 मिलियन ये जो टिड्डी हैं, ये 40 मिलियन टिड्डी 3 मिलियन लोग जितना खाना खाते हैं उतना ही खाना डेली बेसिस पर खा जाते हैं. उतनी ही क्वांटिटी जो है ये कंज्यूम कर जाते हैं. तो जिस जगह पर ये लैंड करते हैं वहाँ पर चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, राइट. और ये फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ हमारे किसान जो हैं उनका जीवन, उनकी जो एक फाइनेंशियल लाइफ है वो, और इसी के साथ हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी ये तबाह कर देते हैं, ये लोकस्ट के स्वॉर्म्स. संडे का रिपोर्ट है कि स्वॉर्म जो हैं, इनके स्वॉर्म्स जो हैं ये और ज़्यादा डीपर उत्तर प्रदेश में एंटर हुए और अलग अलग जगहों पर, जैसे कि फिज़िकली या फिर मैन्युअली ग्राउंड लेवल के ऊपर, फिर दूसरे व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया. तो इस प्रकार से पेस्टिसाइड्स के स्प्रे जो हैं वो अलग अलग जगहों पर स्प्रेड किए जा रहे हैं ताकि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकें. 1993 के बाद इतना बड़ा जो एक फुल ब्लोन लोकस्ट साइकिल जो है वो हमें पहली बार भारत में देखने को मिली है 1993 के बाद. और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती है. वैसे इससे पहले भी हमने डिस्कशन की थी, लेकिन फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जैसे कि जो साइक्लोन्स होते रहते हैं, तो साइक्लोन्स की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है. तो साइक्लोन्स की वजह से उन सारी जगहों के ऊपर बारिश हो रही है जिन जगहों पर पहले बारिश नहीं होती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल रूब अल खाली, ये जो जगह आप देख रहे हैं रूब अल खाली, ये सऊदी अरेबिया और यहाँ पर भी रूब अल खाली का कुछ पोर्शन है. तो यहाँ पर जो बारिश हुई, अब ये जो डेजर्ट लोकस्ट है उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया. यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो जो पहले सॉलिटरी थे, जो पहले एक दो हमें देखने को मिलते थे, अब यहाँ पर हमें करोड़ों अरबों में देखने को मिलते हैं. Heavy rains, increasing number of cyclones, both affects the climate crisis, enabled unprecedented breeding and the rapid growth of locust populations on the Arabian Peninsula early last year, according to United Nations. United Nations का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो साइक्लोन्स और इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो. इसके साथ थोड़े हम यहाँ पर देखें, जो दिस वन इज़ मेडिटेरेनियन सी, जिसको हम कहते हैं भूमध्य सागर. आपने कई बार सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में बेसिकली ये होता है कि भूमध्य सागर में से समर टाइम में यहाँ पर थोड़ा इवोपरेशन होता है और फिर जो विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं. तो ये जो मॉइस्चर वाली विंड्स हैं उनके साथ साथ ये लोकस्ट जो हैं वो भी भारत और अफ्रीका, ईरान, ये सारे माफ़ कीजिएगा, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन सारे देशों की तरफ ऑटोमेटिकली मीन्स करंट ही हवा का उसी तरफ है, तो नेचुरली वो उसी तरफ हमें देखने को मिलते हैं. तो ये विंड पैटर्न, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और विंड पैटर्न, और दूसरी ये इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है. और या साइक्लोन्स और ये सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ें हो रही है, इससे इनका ब्रीडिंग यहाँ पर हो रहा है. डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई है, और वो ये है कि 1990s से हमने एक सिस्टमिक रिसर्च जो इसके ऊपर होनी चाहिए, डेजर्ट लोकस्ट के ऊपर, ये रिसर्च 1990s से हमारे देश में बंद हो गई है. तो वी हैव टू रिवाइव इट. ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है. आज पृथ्वी जो है इसमें हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं. आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि साइक्लोन्स हैं, फिर दूसरे ऐसे जो डिज़ास्टर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. ऊपर से बायोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं. हाइड्रोलॉजिकल यानी कि पानी के साथ जुड़े हुए चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं. स्नो मेल्ट हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, रिसर्च जो है, इट्स द की. जितना हम इस सारे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करेंगे उतनी ही हमें एक लीड मिलेगी, उतना ही हमें एक एडवांटेज मिलेगा कि हम इसको शायद रोक ना पाएँ. लेकिन एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मिटिगेट. मिटिगेट यानी कि
एक ऐसी चीज़ जिसको हम रोक नहीं पाएंगे, उसके रिस्क्स को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उस रिस्क्स और उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जो डैमेज होने वाला है उसको कम से कम हम मिनिमम कर सकें, तो जितना हो सके उतना हम मिटिगेट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड फंड्स, वी हैव टू प्रोवाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जो है इसके ऊपर कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद बात करेंगे वर्क फोर्स हैबिट्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, वर्क फोर्स के बारे में एक और आर्टिकल लिखा गया है। मीन्स हर रोज़ इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। बेसिक चीज़ें हमने कई बार डिस्कशन कर ली है, तो अब ऐसे आर्टिकल्स जब भी आप पढ़ें किसी भी न्यूज़पेपर में, तो आई एम श्योर कि आप केपेबल इनफ हैं, आपको इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में पता है। नई जनरली चीज़ें जो हैं वो आपको शायद एक दो पॉइंट्स देखने को मिले, वरना चीज़ें जो हैं वो जनरली रिपीट ही होती रहती हैं। हाँ, कोई नए अपडेट्स होंगे तो डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने लेबर मिनिस्टर का जो एक इंटरव्यू था, उनका जो ओपिनियन था, उसको डिस्कस किया था। तो अगर आपने उसको सुना है तो यू आर अप टू डेट विथ सो फार द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। जो भी चीज़ें सो फार आज तक अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है लेबर लॉज को लेकर और लेबर मिनिस्ट्री को लेकर, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो जनरल स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हमने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में कवर किया था। अब बात करें हमारे वर्क फोर्स के बारे में, हमारे मज़दूरों के बारे में। यू नो द सिचुएशन वेरी वेल कि कैसे कोविड-19 हुआ और फिर अपने जो काम करने की जगह थी, अपने काम करने का जो शहर था, वो छोड़कर वो गांव की तरफ वापस गए। उनका पूरा जो एक्सोडस था वो कितना पेनफुल था, कितना दर्द उन्होंने सहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। हमें पता है कि हमारा देश जो है, इसमें हमारे देश के बारे में हम कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये एक बहुत ही यंग और डायनेमिक पॉपुलेशन है, लेकिन हम भूल गए हैं कि यही यंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमारे मज़दूर भी हैं, राइट। सिर्फ हमारे IT फील्ड में या फिर जो आज के लेटेस्ट फील्ड्स जो हैं उसमें काम करने वाले यंगस्टर्स ही इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पार्ट नहीं है, राइट। जब भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, राइट, एक बहुत सारे करोड़ों यंगस्टर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजदूरी का काम करते हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, और जिनके बारे में हमें वैसे तो पता है उनकी सिचुएशन के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट डेटा जो है वो आज भी हमारे पास नहीं है। तो डेटा कलेक्ट करना, डेटा का सही इस्तेमाल करना, उनको सपोर्ट जो भी प्रोवाइड करना है ऐसी सिचुएशन में, पैसे हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर पैसे प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो खुद नज़दीक में से जो भी उनको ख़रीदना है वो ख़रीद सके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सिंसियरली और सीरियसली एज वेल एज सिंसियरली दोनों तरीके से हमें सोचना होगा, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये जो चेंजेस हैं ये अब साइमल्टेनियस हमें डिज़ास्टर्स के साथ जूझने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना होगा। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेबर मिनिस्ट्री को ये बताया कि आप ये जो वर्कर्स हैं वो वापस अब चले गए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जिनको छूट मिली है उनको भी बैक टू नॉर्मल होने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि लेबर शॉर्टेज हर जगह पर हमें देखने को मिल रही है। तो मैन पावर की कमी की वजह से ये सारी कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। तो इन्होंने लेबर मिनिस्ट्री को ये बताया है कि आप हमें ये छूट दीजिए कि अगर कोई वर्कर जो है वो वापस नहीं आएगा तो फिर हम उनको निकाल पाएंगे, एक्सेट्रा थिंग्स लाइक दैट। ओके, ठीक है, ये अगर पावर्स आपको दिए भी गए लेकिन फिर भी जो मज़दूर हैं जनरली स्पीकिंग उन्होंने अपना मन जो है वो बना लिया है। आई थिंक जुलाई के बाद ही अब चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल होगी एज़ फार एज दिस माइग्रेंट लेबर्स आर कंसर्न्ड, राइट। वो अपने गांव वापस चले गए हैं और उनको भी भय है, उनको पता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ लेट्स से कि हमारे देश में वैसे तो केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर उनको कुछ हुआ तो फिर उनकी मदद करने के लिए मीन्स किसके ऊपर वो रिलाय रहेंगे। तो ये एक भय उनके मन में है, और ये भय ऐसे ही नहीं है, वो भय जो है उनका वो सच भी है कि जेन्युइनली कौन उनकी मदद करेगा। उनको खाने पीने की चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, दूसरा सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो क्या हम उनकी ऐसे मदद कर पाएंगे? अगर मज़दूरों को बहुत हद तक मीन्स हर जगह पर अगर कोरोना वायरस फैलने लगा तो क्या मज़दूरों की देखभाल करने की कैपेसिटी है राज्यों के पास, शहरों के पास? ऑफ कोर्स नो। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अब नहीं है, मीन्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वापस जाना चाहिए फ़िलहाल। दूसरी एक चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सारे स्टेट्स ने टेम्पररी फिक्स टाइम जो कहें हम
पहले 8 आवर्स की शिफ्ट थी तो इसको इंक्रीज़ करके उन्होंने कर दिया है 12 आवर्स की शिफ्ट कर दी है। ओवर टाइम में भी कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है कि ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे, मीन्स जो नॉर्मल आपको पैसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर के अगर लेट्स से 50 रुपीज़ मिलते हैं, ओवर टाइम के पहले आपको 100 रुपीज़ मिलते थे, तो अब ये नहीं होगा। एक्स्ट्रा अगर आप 13 आवर्स काम करेंगे तो जो एक्स्ट्रा 1 आवर हैं इसमें, तो 1 आवर के आपको 50 रुपीज़ के तौर पर ही मिलेंगे, राइट। नॉर्मल जो है वही मिलेगा। तो ऐसे कुछ बदलाव कुछ स्टेट्स ने किया है। इन सारे स्टेट्स का कहना यह है कि इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा और जॉब रिवाइव भी कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, राइट, दैट इज़, वो गलत होगा। कम्प्लीटली रॉन्ग भी वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फैक्ट्री में पहले 10 लोग काम करते थे, आज उनके पास लेट्स से 5 लोग ही हैं, तो फिर वो 5 लोग भी 8 आवर्स काम करने के बारे में बात करेंगे तो फिर फैक्ट्री जो है वो ऑपरेट नहीं हो पाएगी। तो उनको हर रोज़ अगर 4 घंटे वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम नहीं मिलता है, तो फिर फैक्ट्री भी सर्वाइव होगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिए ये एक इकोसिस्टम है। अगर मज़दूर जो हैं उनका देखभाल रखा गया तो इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट करेगी या फिर इंडस्ट्री हेल्थी रहेगी। अगर इंडस्ट्री हेल्थी है या फिर फैक्ट्री हेल्थी है तो फिर मज़दूर जो हैं वो हेल्थी रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कुछ राज्यों ने जो कुछ लॉज हटाए हैं तो इसको लेकर हमारे जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार साहब, तो उन्होंने क्लियरली अपना एक डिसअपॉइंटमेंट बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई लॉज ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो बेसिक कुछ राइट्स हैं मज़दूरों के, सेफ्टी और इन सारी चीज़ों को अगर इग्नोर किया गया तो ऐसे स्टेट लॉज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो लेबर हैं ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर आप स्टेट्स बदलाव करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नोड या फिर उनका भी ग्रीन सिग्नल उनको चाहिए। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जो दी गई थी कि लॉकडाउन के टाइम पर भी मज़दूरों को पैसे पे किए जाएं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई है। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ने, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने ये बताया कि ये पॉसिबल नहीं होगा। अब वापस अगर उनको बुलाना है तो उनकी हाइजीन, उनका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको रहने के लिए घर, ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक नहीं मिलेगी तब तक चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होगी। फिर आगे चलकर इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से या फिर जॉब्स ना होने की वजह से जो हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है, तो उस टाइम पर मजबूरी में शायद वो वापस आ सकते हैं। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। होपफुली ऐसा ना हो, राइट, ऐसा ना हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल है। इकोनॉमी में एक सीवियर स्लोडाउन होने वाला है जो हम सब जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि एनएसओ का जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, लेटेस्ट एस्टिमेट सामने आया है, इसमें जो 4th क्वार्टर है 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2019 में और इसका अंत हुआ मार्च 2020 में, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो इसका 4th क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीनों का जो अगर आप ग्रोथ निकालें, जीडीपी का ग्रोथ जो है ये 3.1% ही रहा है। और पूरे साल का अगर आप देखें 2019-20 का, तो ये 4.2% ही रहा है। लॉकडाउन कब इंप्लीमेंट किया गया था? 25 मार्च को। तो लास्ट वीक में इतनी कोई इम्पैक्ट नहीं हुई है कि पूरा ग्रोथ जो है वो 4.2% तक पहुंच गया है। तो इसकी इम्पैक्ट बैरली रिफ्लेक्ट, राइट। यहाँ पर देखिए स्टेट में जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर एंड द फुल फिस्कल ईयर बैरली रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस दैट इज कोरोना वायरस एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स। यानी कि ये 3 महीनों में, मीन्स लास्ट वीक में जो लॉकडाउन किया गया था, तो हार्डली इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। लेकिन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन ऑलरेडी जा रही थी, ऊपर से आया लॉकडाउन। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बता रही थी कि चीज़ें जो हैं वो बॉटम आउट नहीं हुई है, वापस ग्रोथ होने लगा है, ये लॉकडाउन के पहले की बात है। तो उनका जो स्टेटमेंट था, उनका जो प्रेडिक्शन था, वो जो बता रहे थे वो गलत है, क्योंकि इकोनॉमी के आंकड़े जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग माइनस में चला गया है, -1.4%। कंस्ट्रक्शन जो जॉब्स प्रोवाइड करता है तो ये भी -2.2 में चल रहा है। फिर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशंस की बात करें और एंड फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स, तो इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशंस जो हैं ये 1.6%, और बाकी की जो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो 4% से
डाउन हुए हैं। प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, जो हमारी जीडीपी का 60%, प्राइवेट यानी कि मैं और आप जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, तो 55 से 60% जो हमारी जीडीपी का पोर्शन है वो प्राइवेट कंजम्पशन से कवर करता है ये प्राइवेट कंजम्पशन। तो ये भी 2.7% तक पहुंच गया है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है -6.5%। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो नई फैक्ट्रीज, नए बिजनेसेस नहीं होंगे तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं होगी। फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है, बताइए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। ये आपके लिए आज का पहला प्रश्न है। आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में स्टिक करना है। 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर जो है ये -38% तक पहुंच गई। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60% जितने ड्रॉप हुए हैं। और यहाँ पर आरबीआई का कहना यह है कि ग्रोथ जो है, वापस चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल अक्टूबर क्वार्टर से होगी। तब तक जो है चीज़ें धीरे धीरे डाउन ही चली जाएगी। एक और डिमांड आ रही है कि जो गवर्नमेंट ने पैकेज डिक्लेयर किया है, तो ये पैकेज क्रेडिट एनहेंसमेंट मेजर के लिए है। डायरेक्ट लोगों के हाथ में पैसे जो हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर डायरेक्टली आप लोगों की मदद करें। ये जो लोन देकर लोगों की मदद करने का जो आइडिया है, तो इस आइडिया को इतना ज़्यादा मीन्स अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है कि इससे सिर्फ सप्लाई ही सॉर्ट आउट होगी। व्हाट अबाउट द डिमांड। फिर एक आर्टिकल लिखा है गोपाल कृष्ण गांधी साहब ने। ये गांधी जी के ग्रैंड सन हैं और भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं अलग अलग देशों में। गवर्नर भी रह चुके हैं। किस स्टेट के थे वो तो मैं भूल गया। एक लंबे टाइम पहले मैंने इनकी एक प्रोफाइल पढ़ी थी, लेकिन काफ़ी मीन्स एक आर्टिकल्स लिखते रहते हैं वो। हिंदू में कई बार उनके आर्टिकल्स 2-3 महीनों में एक बार हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला आर्टिकल जो है ये अर्थक्वेक के साथ जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि ये आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। एक बुक है जिसका नाम है रिक्टर 10। ये किताब लिखी है आर्थर सी क्लार्क और एक दूसरे राइटर ने मिलकर ये किताब लिखी है। ये एक फिक्शन है, राइट, ये कोई नॉन फिक्शन नहीं है, ये एक नोवेल है, फिक्शनल नोवेल है, लेकिन काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें उन्होंने लिखी हैं। तो इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं, जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, वो बताते हैं कि कैसे वो जब श्रीलंका में एज ए हाई कमिश्नर थे, तो उस टाइम पर वो आर्थर सी क्लार्क को मिलने के लिए जाते हैं और बातें होती हैं कुछ उनके बीच में, और भूकंप के बारे में बात होती हैं। और भूकंप के बारे में बात होते ही फिर ये जो आर्थर सी क्लार्क है वो अपनी किताब निकाल कर रिक्टर 10 नाम की जो किताब है उसके ऊपर साइन करके इनको दे देते हैं, मिस्टर गांधी को देते हैं। और फिर मिस्टर गांधी जो हैं वो इसको फिर बाद में इसको पढ़ते हैं, इस किताब को, एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो अर्थक्वेक के बारे में ये है कि वाइल अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में टेक सम मोर टाइम, कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना जो है, आर्थर क्लार्क ने बताया कि उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। आपको पता होगा कि आज भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि अर्थक्वेक किस जगह पर किस टाइम पर होगा। बहुत सारी साइक्लोन और इन सारी चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन जो है उसको आज भी हमने क्रैक नहीं किया है। तो क्या किया जा सकता है? तो उनका कहना यह है कि उसके खिलाफ एक ही चीज़ हो सकती है कि हम एक नया आर्किटेक्चर तैयार करें, हम एक ऐसा शहर, ऐसा निर्माण करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जो क्वेक प्रोन हो, क्वेक प्रोन एरिया जो है उसको, उसमें क्वेक रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स। आपने कई बार नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी में देखा होगा, जापान की बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ होती हैं। एक हद तक 6-7 की तीव्रता या फिर उससे भी ज़्यादा तीव्रता वाले अर्थक्वेक को जो है वो मिटिगेट कर सकती हैं या फिर उसको झेल सकती हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स वो बनाते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स खास करके क्वेक प्रोन एरिया में हमारे पास होनी चाहिए, ऐसा उनका आर्थर सी क्लार्क का कहना था। फिर इसी आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम सर और मिस्टर गांधी जो हैं वो उस टाइम पर आइसलैंड के भारत के एम्बेसडर थे। तो उनको एक कॉल आता है, कलाम स्पीकिंग। तो ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून राष्ट्रपति जी, ऑनर टू गेट द कॉल एंड थिंग्स लाइक दैट। फॉर कहते हैं कि मीन्स एपीजे कलाम साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप आप आइसलैंड जा रहे हैं, तो वहाँ पर अर्थक्वेक में उन्होंने क्या क्या रिसर्च की है, कहाँ तक वो पहुँचे हैं, उसके बारे में ज़रूर आप इन्वेस्टिगेट या फिर एक उनको पूछिएगा।
और सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आइसलैंड जो है वो वोल्केनिकली एक्टिव हैं, तो वो लोग अर्थक्वेक के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो बताइए कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। मैंने कहा ठीक है सर, जब भी पता चलेगा आई विल लेट यू नो। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कशन हुई। और फिर वो जब रेक्याविक रेक्याविक जो एक कैपिटल है, तो रेक्याविक में जाते हैं तो वहाँ पर मुलाकात होती है प्रेसिडेंट के साथ। और प्रेसिडेंट साहब को ये पूछते हैं कि अर्थक्वेक में आपका क्या चल रहा है, मीन्स आपने कितना काम किया है। तो उस टाइम पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो आंसर देते हैं कि अर्थक्वेक जो है, जो ब्रेन में जो स्ट्रोक्स आते हैं, उसी प्रकार से पहले बड़ा स्ट्रोक जब आता है, बड़ा अर्थक्वेक होता है, उससे पहले छोटे छोटे हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ये मिनी ट्रेमर्स के बाद हमें एक बहुत बड़ा क्वेक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की डिस्कशन हुई उनके साथ। और बेसिकली आज हमारे देश में ये सारी जो कन्वर्सेशन थी एपीजे कलाम साहब के बीच में और गांधी के बीच में, और उसके बाद हमारे जो एम्बेसडर गोपाल कृष्ण गांधी और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे आइसलैंड के, तो उनके बीच में जो डिस्कशन हुई, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि आज बहुत सारी जगहों पर भारत ने भी ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पर भारत ने, और उस टाइम पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, बहुत पहले हमारे मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ अर्थ साइंस थे, तो उन्होंने काफ़ी इन सारी चीज़ों को, साइंस को बहुत ज़्यादा पुश किया है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। और आज बहुत सारी जगहों पर हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि अभी अप्रैल की बात करें तो दिल्ली में कुछ समय भूकंप देखने को मिले थे, कुछ अर्थक्वेक्स जो हैं वो देखने को मिले थे। तो प्रश्न ये है कि क्या हम एक बहुत बड़े भूकंप के लिए, हमारा देश जो है वो तैयार हैं? ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सोचते हैं तब भी वी फील सॉर्ट ऑफ हमारे हम मीन्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हिमालय जो हैं वो आज भी बहुत ही यंग हैं कंपेयर टू दूसरे अगर माउंटेन्स। आप जब भी जियोग्राफी के बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा कि हिमालयास जो हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स, कैसे जो प्लेट्स हैं वो मूव होती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती है। तो बेसिकली हुआ ये है कि ये जो हिमालयन वाला पोर्शन है वो यूरेशियन प्लेट्स के साथ टकराया है और इसी वजह से हिमालयंस हुए हैं। और आज भी ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ये इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाली जो पूरी प्लेट है वो पुश कर रही है एशियन प्लेट में। तो ये बहुत ही एक अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही वल्नरेबल जगह पर हम रह रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं शॉर्ट टर्म लेवल पर? जो वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, तो इन सारी बिल्डिंग्स के लोगों को आइडेंटिफाई करना, और ऐसी कोई भी चीज़ जब भी होती है, जब भी हमें थोड़े बहुत भी अलर्ट्स मिलते हैं, तो मेक श्योर कि उनको जल्द से जल्द हम वहाँ से बाहर निकाल कर कोई सेफ्टी पॉइंट तक पहुँचा सके। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी। मीडियम टर्म की बात करें तो हमारा जो नया आर्किटेक्चर है वो मैंडेटरी होना चाहिए कि जो बिल्डर्स, डेवलपर्स हैं, वो नया जो भी नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। और लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसको हम डीकंजेस्ट करें। और जैसे साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिकल कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक जुडिशियल कैपिटल है, एक बिजनेस कैपिटल है, तो क्या हमारे देश में भी सिर्फ एक दिल्ली को बहुत बड़ा शहर की बजाय क्या हम इसके छोटे छोटे मीन्स वर्क जो है इसको क्या हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि एक जगह को आपने बिजनेस कैपिटल बना दिया, एक को पॉलिटिकल कैपिटल, एक को लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो सिटी जो है वो डीकंजेस्ट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी नया विचार दिया है मिस्टर गांधी ने। फिर एक आर्टिकल है इंडिया और चाइना और अफ्रीका के बीच में, राइट। कोविड-19 की इम्पैक्ट जो है वो अफ्रीका में काफ़ी सीवियर है। अफ्रीका के पास प्रोटेक्टिव गेयर्स नहीं है, इतनी दवाइयाँ नहीं हैं, हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इल इक्विप्ड हैं। अफ्रीका दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन काफ़ी बड़ा है अफ्रीका, राइट, कॉन्टिनेंट। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका कल्चर है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जियोग्राफी है इसमें, बहुत ही खूबसूरत है अफ्रीका। जितने लोग अफ्रीका में गए हैं तो उन्होंने बताया है कि नेचर जो है उससे भरा पड़ा है अफ्रीका, लेकिन बहुत सारे इनके इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी हैं। आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है, बताइए 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स, राइट, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अफ्रीका में से पास होते हैं, तो इनका नाम क्या है बताइए। अब भारत और चाइना जो हैं दोनों देश अफ्रीका की मदद कर रहे हैं, अफ्रीका को अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चाइना की बात करें तो बेइजिंग या कि चाइना की एक डोनेशन डिप्लोमेसी है, डोनेशन की कूटनीति। चाइना ने क्या किया, अफ्रीका जो देखिए, अफ्रीका जो है वो चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग, अफ्रीका के लिए चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है।
अफ्रीका में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना ने डिस्पैच की, मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किट्स, वेंटिलेटर्स, मेडिकल मास्क और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों तक ये सारी चीज़ें इन्होंने पहुंचाई। अब ये सारी चीज़ें चाइना क्यों पहुंचा रहा है? चाइना को अपनी पब्लिक इमेज जो है, एक पूरी प्रोफाइल जो है बीजिंग की, वो चेंज करनी है। और यहाँ तक उनके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि जैक मा और ऐसे कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े इन द सेंस जो पैसे वाले लोग हैं, तो उन्होंने भी इस प्रकार के डोनेशंस दिए। तो 3 इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये हैं कि कोरोना वायरस वुहान में हुआ है, तो ये टॉपिक जो है इसको एक नई डायरेक्शन मिल जाए कि लोग जो हैं, देश जो हैं, वो इसके बारे में ना सोचे और वो ये सोचे कि चाइना जो है वो कितनी मदद कर रहा है। तो अपनी एक गुडविल इंक्रीज़ करना चाहता है और अपनी एक इमेज को बदलने का भी ये अटेम्प्ट है। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे अफ्रीकन लोग जो हैं उनको गुंजाओ सिटी में मारा गया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, एक प्रकार से जो नस्लवाद कहते हैं, रेसिज्म कहते हैं। तो इनके शिकार हुए ये अफ्रीका के मासूम लोग। तो इसको लेकर भी अफ्रीका में काफ़ी लोग जो हैं, मीन्स दुनिया को पता चला कि यहाँ पर एक डबल गेम जो है वो चल रही है। बीजिंग ने या फिर चाइना ने कई बार अफ्रीका का दुरुपयोग भी किया, उनका इस्तेमाल किया, उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद जब वोटिंग की बात आती है तो अफ्रीका के लगभग 54 जितने देश हैं अफ्रीका में, आइलैंड और सारी देशों को मिलाकर 54 हैं। तो इन 54 देशों का वोट भी हासिल करने की कोशिश, कोई ऐसा चुनाव है WHO का या फिर FAO का, तो इसमें चाइना का कैंडिडेट जो है वो एक लीड से जीत जाता है, क्योंकि ये सारी बैकग्राउंड में मदद जो है अफ्रीका इन सारे देशों की करता रहता है। भारत की बात करें तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और एक लंबे टाइम से भारत का जो अफ्रीका में एक्सपोर्ट हैं, तो 40% एक्सपोर्ट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं। टोटल एक्सपोर्ट में से ये 2 चीज़ें जो हैं वो 40% जितना कवर कर लेती हैं। इतनी टोटल हम चीज़ें जो भी एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में, उसमें 40% दवाइयाँ और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। भारत का एक अलग रिलेशनशिप है, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर, बट आई विल बी वेरी ब्रीफ। भारत के आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रिमोट एरिया में काम करते हैं अफ्रीका के, बहुत सारे टीचर्स हैं वो रिमोट एरिया में काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि साउथ सुडान में डिप्लॉय किए गए हमारे एक महिला मेजर जो हैं, उनको एक यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, सबसे इम्पोर्टेंट एक अवार्ड उनको मिला है। तो बताइए हमारे वो जो मेजर हैं उनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में। उसको लेकर एक बायोग्राफी भी मेरे कलीग ने बनाई थी, सिद्धांत अग्निहोत्री ने एक बायोग्राफी भी बनाई थी उन मेजर के ऊपर। तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ये आपके लिए एक प्रश्न है। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि भारत जो है वो जेन्यूनली वहाँ पर लोगों की, वहाँ के मीन्स मदद कर रहा है। हमारे पास चाइना के जितने रिसोर्सेज भले ही ना हो, लेकिन कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी भारत ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस कोरोना वायरस को टैकल किया है। हमने बहुत सारे देशों को, लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों को हमने मेडिसिन प्रोवाइड की हैं, और इसमें बहुत सारे देशों को तो हमने फ्री में मेडिसिन, HCQ, पैरासीटामोल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। $7.9 मिलियन की मदद जो है वो हमने अफ्रीका के 25 देशों की भी की है। हम वहाँ पर अलग अलग जगहों पर एम्बेसीज भी बना रहे हैं, और हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लंगर जो है उसकी शुरुआत, मीन्स लंगर जो हैं वो चल रहे हैं, लोगों को खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। इंडियन बिजनेसमैन और कंपनी ने भी मदद की। चाइना 3 चीज़ें चाहता है। चाइना जो है वो पैसा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एलिट लेवल वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशन डेवलप करना चाहता है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें करके फिर वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। कंपेयर टू दैट, अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो भारत वहाँ के लोकल जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की कैपेसिटीज़, वहाँ की चीज़ों की कैपेसिटी इंक्रीज़ करना चाहता है, ताकि एक लॉन्ग टर्म तक वो अपने पैरों पर खड़े रह सकें, और अफ्रीका के लोगों को, अफ्रीका के देशों को एक इक्वल पार्टनर मानकर चलता है भारत। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है दोनों की स्ट्रेटजीज़ में। और आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स मॉनसून के साथ जुड़ी हुई खबर हैं। मूडीज़ ने डाउनग्रेड की है भारत की रेटिंग। फिर दूसरी न्यूज़ आइटम्स में देखें तो 2 लाख केसेस हो गए कोविड-19 के। यूएसए में व्हाइट हाउस के बाहर कुछ क्लैशेस हुए, और ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। ये एक फ़ोटो है किस प्रकार से फ्लाइट्स अंदर से दिखेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।